मैं डॉक्टर हितेश कुमार पुनः एक नए डाटा के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का डाटा परमाणु रिएक्टर है। आने वाले एग्जाम के लिए यह डाटा आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए मैं इस डाटा को एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं। परमाणु रिएक्टर, जिसे हिंदी में परमाणु संयंत्र या परमाणु भट्टी के नाम से जाना जाता है, इस परमाणु संयंत्र या रिएक्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य रचनात्मक कार्य, सकारात्मक दिशा में परमाणु शक्ति का अनुप्रयोग कैसे करें, इसी उद्देश्य के लिए एटॉमिक रिएक्टर की स्थापना की गई थी। लेकिन कुछ देशों के द्वारा इसका प्रयोग परमाणु बम के निर्माण के लिए भी किया जाता है, जो काफी उचित नहीं है। पहला परमाणु रिएक्टर का आविष्कार एनरिको फर्मी के द्वारा 1942 में किया गया। एनरिको फर्मी ने शिकागो विश्वविद्यालय में इस पहले परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किया था। यह आविष्कार उन्होंने कब किया? तो 1942 में किया। आने वाले एग्जाम के लिए 1942 का वर्ष आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि परीक्षा में 1942 से कई सारे प्रश्न आते हैं। भारत में जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम थे, उसका मुख्य उद्देश्य रचनात्मक और सकारात्मक था। साथ ही साथ देश की कई समस्याओं, जिसमें सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन बड़े पैमाने पर करना था। इसलिए भारत का जो परमाणु कार्यक्रम था वह मुख्यतः सकारात्मक था। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? 10 अगस्त 1948 को की गई। लेकिन आगे चलकर भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई। यहाँ ध्यान देने की बात है, भारत में जो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 को की गई थी, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा की गई। बहुत कम ऐसे छात्र हैं जिन्हें यह पता होगा, भारत का लियोनार्डो दा विंची किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। उन्हें यह संज्ञा उनके वर्सेटाइल क्वालिटी के कारण प्रदान की गई थी। भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उन्हीं के दिशा निर्देशन में भारत में परमाणु कार्यक्रम आगे की ओर अग्रसर हो रहे थे। लेकिन ध्यान देने की बात है, भारत में जो परमाणु कार्यक्रम है उसमें परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो थोरियम और प्लूटोनियम का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। साथ ही साथ भारत में परमाणु विखंडन के लिए परमाणु रिएक्टर में जिस यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, उस यूरेनियम को हम किस नाम से जानते हैं? तो यूरेनियम 235 के नाम से जानते हैं, जिसका नियंत्रित विखंडन किया जाता है और उससे ऊर्जा प्राप्त करने की प्रयास की जाती है। लगातार परीक्षा में आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि परमाणु रिएक्टर में जब न्यूट्रॉन की गति तेज होती है और विखंडन प्रक्रिया को कंट्रोल करने का काम किया जाता है, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसी ड्यूटेरियम ऑक्साइड को D2O के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ विखंडन प्रक्रिया को, विखंडन श्रृंखला की जो अभिक्रियाएं हैं उसको नियंत्रित करने के लिए किसके क्षार का प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम या बोरोन के क्षार का प्रयोग किया जाता है, जिसे विखंडन की जो अभिक्रिया की श्रृंखलाएं हैं उसे कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। सामान्यतः कोई भी परमाणु रिएक्टर जो होते हैं उसके निर्माण को 5 भागों में बांटा जा सकता है। अर्थात कोई भी परमाणु रिएक्टर के 5 भाग होते हैं। इस भाग को हम निम्नलिखित रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं। परमाणु रिएक्टर का जो पहला भाग होता है उसे हम ईंधन के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो फ्यूल कहा जाता है। इस ईंधन में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 234 का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ
परमाणु रिएक्टर का जो दूसरा भाग होता है उसे हम मंदक के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में मॉड्यूलेटर कहा जाता है। इस मंदक का मुख्य काम क्या है कि परमाणु रिएक्टर के अंदर जो अभिक्रियाएं होती है उसमें न्यूट्रॉन की गति को कम करना रहता है। साथ ही साथ यह मंदक जो है जो न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, तो ऐसी परिस्थिति में वहां के आसपास का जो तापमान होता है वो अत्यधिक बढ़ जाता है। फलतः मंदक को ठंडा करने के लिए, इस भाग को ठंडा करने के लिए D2O और भारी जल का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः किस मंदक को सबसे अच्छा मंदक माना जाता है, तो भारी जल को सबसे अच्छा मंदक माना जाता है। परमाणु रिएक्टर के तीसरे भाग को हम शीतलक के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में कूलेंट के नाम से जाना जाता है। शीतलक जो है मुख्य रूप से जब परमाणु की अभिक्रियाएं परमाणु रिएक्टर के अंदर विखंडन के दौरान होती है तो अत्यधिक मात्रा में उष्मा का उत्सर्जन होता है। ऐसी परिस्थिति में शीतलक जो है वो रिएक्टर को ठंडा करने का काम करता है। इसके लिए उसमें वायु और जल को प्रवाहित किया जाता है, जिससे आसपास का जो उपकरण है वो कूल हो सके, अर्थात शीत हो सके, अर्थात ठंडा हो सके। परमाणु रिएक्टर के चौथे भाग को परीक्षक के नाम से जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में सील्ड कहा जाता है। सामान्यतः विखंडन के द्वारा काफी अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, साथ ही साथ कई घातक किरणों का उत्सर्जन होता है। ऐसी परिस्थिति में परमाणु रिएक्टर के परीक्षक वाले भाग, जिसे अंग्रेजी में शील्ड कहा जाता है, वो परमाणु रिएक्टर की रक्षा करने का काम करता है। इसके निर्माण में बड़े पैमाने पर कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है, जिससे विखंडन के दौरान रिएक्टर को कम से कम हानि हो या टूटने की संभावना न के बराबर हो। परमाणु रिएक्टर का जो अंतिम भाग होता है उसे नियंत्रक या कंट्रोलर के नाम से जाना जाता है। इसमें कैडमियम का क्षार का प्रयोग किया जाता है, जो विखंडन की जो प्रक्रियाएं होती है उस प्रक्रियाओं को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। लेकिन विश्व में यह परमाणु रिएक्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो परमाणु रिएक्टर मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ये परमाणु रिएक्टर कौन कौन से होते हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है तापीय रिएक्टर, जिसे इंग्लिश में थर्मल रिएक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तापीय रिएक्टर मंद गति वाले न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 से अभिक्रियाएं कराई जाती है और इसके द्वारा ऊर्जा की भी प्राप्ति की जाती है। तथा दूसरा परमाणु रिएक्टर जो है उसे हम ब्रीडर रिएक्टर के नाम से जानते हैं, जिसमें प्लूटोनियम के प्रयोग के द्वारा यूरेनियम 238 का विखंडन किया जाता है और इस अभिक्रिया के उपरांत इस रिएक्टर से किसकी प्राप्ति अत्यधिक रूप में की जाती है, तो प्लूटोनियम और यूरेनियम की प्राप्ति की जाती है। तीसरे प्रकार के परमाणु रिएक्टर को हम पावर रिएक्टर के नाम से जानते हैं। इस पावर रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है, जिसका प्रयोग देश के आर्थिक विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, साथ ही साथ विद्युत की मांग को कम करने की दिशा में इसका महत्वपूर्ण योगदान के रूप में इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो सबसे एडवांस पावर रिएक्टर होते हैं उसे हम फास्टर ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के नाम से जानते हैं। इसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम के मिश्रण को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोग के एग्जाम में बार बार आते हैं, जैसे देश का पहला परमाणु संयंत्र कौन है, तो तारापुर संयंत्र है। यह तारापुर परमाणु संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ, तो अमेरिका के सहयोग से हुआ। ध्यान देने की बात है, पिछले 2-3 महीना में अगले पॉइंट लगातार परीक्षा में आ रहे हैं। जैसे अप्सरा परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना कब की गई, 1956 में की गई। आने वाले सचिवालय सहायक और बीपीएससी के लिए 1956 पे भी आपको फोकस करना है, क्योंकि 1956 से कई ऐसे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में आने की संभावना होती है। आपसे पूछा जाएगा
कि अप्सरा नामक परमाणु रिएक्टर का नया नाम क्या है। तो अप्सरा नामक परमाणु रिएक्टर का नया नाम उन्नत अप्सरा है, जिसका आकार कैसा है तो स्विमिंग पूल के समान है। इसके अतिरिक्त भारत में कई ऐसे परमाणु रिएक्टर हैं जिसका योगदान काफी ज्यादा है, जैसे साइरस नामक परमाणु रिएक्टर जिसकी स्थापना 1960 में कनाडा के सहयोग से की गई। इसके अतिरिक्त पूर्णिमा नामक परमाणु रिएक्टर, पूर्णिमा के नाम से 3 परमाणु रिएक्टर हैं, पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3। इन तीनों की स्थापना कब कब की गई? 1972, 1984 और 1990 में की गई। इसके अतिरिक्त ध्रुव नामक परमाणु रिएक्टर की स्थापना कब की गई? 1985 में की गई। लेकिन कुछ ऐसे परमाणु रिएक्टर हैं जिससे आपसे परीक्षा में यह पूछा जाएगा कि वो किस राज्य में अवस्थित है। जैसे रावत भाटा परमाणु रिएक्टर किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में अवस्थित है। नरोरा परमाणु संयंत्र कहां अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। काकरपारा परमाणु संयंत्र कहां अवस्थित है? या काकरापार परमाणु संयंत्र कहां अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। इसका निर्माण कब किया गया? तो 1992 में किया गया। ऐसे प्रश्न आपसे बार बार परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें स्टेट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके अतिरिक्त कल्पक्कम परमाणु संयंत्र से कई प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। कल्पक्कम परमाणु संयंत्र देश का पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र है जिसमें किसी विदेशी शक्ति की सहायता नहीं ली गई है। इसकी स्थापना 1983 और इसे काफी ज्यादा एडवांस 1985 में किया गया। आपसे लगातार परीक्षा में पूछा जाएगा कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो कर्नाटक में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त विश्व का कामनी नामक परमाणु संयंत्र जो भारत में अवस्थित है, जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी। यह विश्व का एकमात्र ऐसा परमाणु संयंत्र है जिसमें थोरियम एवं यूरेनियम 233 का प्रयोग ईंधन चक्र के लिए होता है। ऐसा उदाहरण विश्व के किसी परमाणु रिएक्टर में देखने को नहीं मिलते। लेकिन देश का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र किसे माना जाता है? तो कुडमकुलम परमाणु संयंत्र को देश का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र माना जाता है। लेकिन किस राज्य में सर्वाधिक परमाणु रिएक्टर है? तो तमिलनाडु में। सामान्यतः तमिलनाडु में परमाणु रिएक्टर की संख्या कितनी है या संयंत्र की संख्या कितनी है? तो 27 के करीब परमाणु रिएक्टर तमिलनाडु में। लेकिन ध्यान देने की बात है, वर्तमान में भारत में कार्यशील परमाणु रिएक्टर की संख्या कितनी है? तो 22 है। लेकिन किस देश में सर्वाधिक परमाणु संयंत्र हैं? तो अमेरिका में सर्वाधिक परमाणु संयंत्र हैं। इतना ही नहीं, विश्व का पहला परमाणु संयंत्र की स्थापना किस देश में की गई? तो सोवियत संघ में की गई, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो रूस के नाम से जाना जाता है। भारत में जो परमाणु के द्वारा विद्युत का उत्पादन करना है, उस दिशा में या परमाणु ऊर्जा जो शक्ति है 2024 तक कितनी संभावना की गई है? तो 16.4 गीगावाट जो है वो संभावना है। भारत परमाणु ऊर्जा की दिशा में लगातार सकारात्मक कार्य कर रहा है। इस दिशा में भारत सरकार के द्वारा भी कई प्रकार की सहयोग दी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 2032 तक भारत में परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य कितना रहेगा? तो 63 गीगावाट रहेगा। लेकिन 2050 में भारत सरकार का लक्ष्य यह है कि कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का सहयोग कितना रहेगा, या परमाणु ऊर्जा के द्वारा कुल भारत के विद्युत उत्पादन में कितना प्रतिशत का योगदान रहेगा? तो 25% का योगदान रहेगा। तो डाटा को ध्यानपूर्वक पढ़ें। मुझे उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में इससे कई सारे क्वेश्चन आएंगे। जाते जाते थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तैर आऊंगा, थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तैर आऊंगा, ए जिंदगी देख मैं फिर जीत जाऊंगा। कम पढ़े, मन से पढ़े, व्यस्त रहे, परीक्षा के समय ज्यादा तनाव लेने का प्रयास ना करें। आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले संडे को नए डाटा के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक